घटना आज से काफी साल पुरानी है। उस समय ना तो किसी के पास फोन हुआ करता था और ना ही लोग ज्यादा देर तक बाहर घूमा करते थे। इस घटना ने मेरे दिलो दिमाग पर एक ऐसी छाप छोड़ दी जिसे आज तक मैं निकाल नहीं सका और न ही अपने जीते जी कभी निकाल पाऊंगा। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मैं अपने गांव अपने परिवार वालों के पास लगभग 3 सालों के बाद जा रहा था। तो इस बात से मैं इतना ज्यादा खुश था कि खुशी के मारे मुझसे कोई भी काम ठीक से हो नहीं पा रहा था। मेरे गांव के घर में मेरे मम्मी पापा, चाचा और दादा दादी रहते थे, जिनसे मिलने की खुशी मेरे लिए काफी ज्यादा थी। असल में मैं अपने गांव से काफी दूर शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता हूँ। खैर, गांव जाने की बस शाम के 4 बजे की है, जो मुझे रात के 10 बजे तक अपने गांव पहुंचा देगी, जिसके बाद मैं फटाफट से गांव जाने की तैयारी में लग गया। हालांकि अभी वक्त दोपहर के 12 बजे का हो रहा था, तो मेरे पास तैयारी करने के लिए अभी काफी वक्त था। सारी तैयारी कर लेने के बाद ठीक शाम के 3:30 बजे मैं हॉस्टल से निकलकर नजदीकी बस स्टॉप पर पहुंचा, जहां मेरे गांव जाने की बस पहले से ही लगी हुई थी। तो मैं बस में चढ़कर एक सीट पकड़कर बैठ गया। मैंने 2 दिन पहले ही चिट्ठी के माध्यम से घर पर बता दिया था कि आज मैं आने वाला हूँ। खैर, बस में बैठने के आधा घंटा बाद यानी कि ठीक 4 बजे बस भी खुल गई, जिसके साथ साथ मैं और बस हम दोनों गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। मौसम ठंड का होने के कारण बस में मुसाफिरों की संख्या काफी कम थी। बस में सभी लोग अपनी अपनी खिड़कियां बंद करके बैठे हुए थे, ताकि बाहर चल रही ठंडी ठंडी हवाएं बस के अंदर ना आ सके। कुछ देर बस चलने के बाद ठंड का असर साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा, क्योंकि अब रास्ता काफी सुनसान हो गया था। शाम के 7 बजे ही रात के 10 बजे की तरह मालूम पड़ने लगा था। खैर, अभी भी मुझे काफी लंबा सफर तय करना था, तो मैं चुपचाप बस में बैठा रहा। बस आगे बढ़ती चली गई और एक पर एक मुसाफिर अपनी मंजिल पर उतरने लगे। अब बस मेरे गांव के बस स्टॉप से 10 किलोमीटर ही दूर रह गई थी और बस में इक्का दुक्का मुसाफिर ही बचे थे कि तभी काफी रफ्तार से चल रही मेरी बस अचानक से बंद पड़ गई। पहले पहले तो मुझे लगा कि बस को ड्राइवर ने किसी स्टॉप पर बंद किया है, मगर जब बस ड्राइवर के बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करने पर भी जब बस स्टार्ट नहीं हुई, तो मुझे समझ आ गया कि जरूर कुछ दिक्कत है। जिस पर मैंने चिल्लाकर कंडक्टर से कहा, क्या हुआ कंडक्टर साहब, बस स्टार्ट नहीं हो रही क्या? इस पर कंडक्टर ने जवाब दिया, लगता तो ऐसा ही है साहब, रुकिए मैं उतर कर देखता हूँ। जिसके बाद कंडक्टर बस से उतरा और कुछ देर बाद जांच पड़ताल करने के बाद बोला, लगता है बस के इंजन में कोई परेशानी आ गई है, बस आगे नहीं जा पाएगी। कंडक्टर के मुंह से ये सुनकर मैं एकदम से चिंता में पड़ गया कि अब मैं घर जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे। अभी भी मेरा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। देखते ही देखते बस में बचे इक्का दुक्का मुसाफिर बस से उतरने लगे, जिसके साथ साथ मैं भी बस से उतरा। बस से उतरते ही जब मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई, तो वक्त हो रहा था रात के 9:45 बजे का। मुझे ठीक से रास्ता भी पता नहीं था कि मैं पैदल चला जाऊं, मगर मुझे इतना जरूर पता था कि मुझे आगे जाना है। तो मैं चलकर रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रात काफी हो गई थी, जिस कारण पूरा रास्ता सुनसान हो गया था। दूर दूर तक उस रास्ते पर मुझे मेरे अलावा और कोई इंसान तो दूर जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। रास्ता इतना वीरान था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी।
अंधेरे ने तो इस कदर उस रास्ते को घेर कर रखा था कि मानो ये रास्ता इस दुनिया में ही ना हो। अंधेरे के कारण आगे का रास्ता भी मुझे साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर, अभी मैं किसी तरह से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। तो अपने कंधे पर किसी के हाथ को महसूस करके मैं एकदम से चौंक गया कि भला इतनी रात गए इस वीरान रास्ते पर कौन होगा। मैं झट से पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब? मेरे पूछते ही उस आदमी ने जवाब दिया, आप नीलपुर गांव जा रहे हैं ना? मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मेरी चिंता कम हो गई। इस पर मैं उस आदमी से बोला, हाँ, मैं नीलपुर गांव ही जा रहा हूँ। जिसके बाद हम दोनों आपस में बात करते हुए आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते वक्त मैंने उस आदमी से पूछा, आप नीलपुर गांव में कहाँ रहते हैं? तो इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, मैं नीलपुर गांव में नहीं बल्कि नीलपुर गांव के काफी पहले एक शमशान में रहता हूँ। उस आदमी की ये बात मुझे काफी अजीब लगी कि भला कोई इंसान शमशान में कैसे रह सकता है। खैर, मैं उस बात पर उतना ध्यान ना देकर आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते समय मैंने एक बात पर गौर किया कि वो आदमी कुछ अजीब ढंग से चल रहा था। वो आदमी काफी धीरे चलकर भी मुझसे बार बार आगे निकल जा रहा था। अभी हमने लगभग आधा सफर तय किया ही था कि वो आदमी रुक गया। तो उसे इस तरह अचानक रुकता हुआ देख मैंने उससे रुकने का कारण पूछा। तो उस आदमी ने कहा, मेरा शमशान आ गया भाई साहब, अब आगे का सफर आप अकेले ही तय करना। उस आदमी के इतना बोलते ही मैंने जब रास्ते के किनारे देखा तो हाँ, सच में रास्ते के किनारे एक शमशान था। जिसके बाद वो आदमी चलकर उस शमशान के अंदर जाने लगा। मुझे भी अब अकेले घर जाना था तो मैं समय जाया ना करके अकेले ही घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं 2 कदम बढ़ा ही था कि तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ, जो मेरा मन एक बार पीछे मुड़कर उस आदमी को देखना चाहा। तो मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो पीछे का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब मेरे पीछे कोई नहीं था। तो आखिर वो आदमी इतनी जल्दी गया तो गया कहाँ। अब मुझे लगने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। जिसके बाद मैंने अपने चलने की रफ्तार काफ़ी बढ़ा दी। ऐसे ही कुछ आगे जाने के बाद मुझे रास्ते पर एक आदमी खड़ा दिखा। तो मैं चलकर जब उस आदमी के थोड़ा करीब गया तो मैंने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा थे। इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर चाचा को देखकर मैं चौंक गया और चाचा से कहा, अरे चाचा, आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस पर चाचा ने कहा, मैं तुझे ही लेने आ रहा था। जिसके बाद मैंने अपनी पूरी आप बीती चाचा को बताई। तो चाचा ने कहा, वो आदमी भूत है। आज से कुछ दिनों पहले उस आदमी का इसी रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया था। तब से हर रात उस आदमी की आत्मा भटकती रहती है। चाचा की ये बात सुनकर मेरा शरीर डर के मारे जोर जोर से कांपने लगा। मगर एक बात और मेरे जहन में खटकी कि चाचा को आखिर पता कैसे चला कि मैं पैदल आ रहा हूँ। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अच्छा, घर जाकर चाचा से पूछ लूंगा आराम से। जिसके बाद मैं और चाचा घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हम अपने गांव वाले रास्ते पर पहुंचे। तो गांव वाले रास्ते पर आते ही चाचा ने कहा, सुधांशु, तू घर चल, मैं थोड़ा काम करके आता हूँ। इतना बोलकर चाचा दूसरे रास्ते पर चलते बने। जिसके बाद मैं चलता हुआ अपने घर के करीब पहुंचा। तो घर के करीब पहुंचते ही मैंने देखा कि 2-3 लोग मेरे घर के बाहर बैठे हुए हैं। मगर इतनी रात गए इतने लोग मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं, ये सोचकर मैं हैरान हुआ और भागता हुआ घर के अंदर गया। तो घर के अंदर का नज़ारा देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि मेरे घर के अंदर
एक अर्थी सजी हुई थी और उस अर्थी पर कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा लेटे हुए थे। फिर बाद में किसी से पूछने पर पता चला कि आज सुबह खेत में काम करते वक्त चाचा को किसी जहरीले सांप ने काट दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। और अभी थोड़ी देर पहले जो मुझे चाचा मिले थे वो असली चाचा नहीं बल्कि उनकी आत्मा थी, जो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे अच्छे से याद है, घटना आज से 18 साल पहले की है और उन दिनों मैं अपने गांव में रहा करता था। उस समय हमारा गांव काफी छोटा और कम आबादी वाला होने के कारण गांव के सभी लोग खेती करके अपना घर परिवार चलाया करते थे। उस समय हमारे गांव में ना तो बिजली हुआ करती थी और ना ही किसी के पास फोन था, जिस कारण उस समय सभी लोगों के पास वक्त ही वक्त रहता था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि पिताजी के देहांत के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई थी, जिस वजह से मैं काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। मगर काफी दिन भटकने के बाद भी मुझे किसी तरह का काम नहीं मिला और हमारा खुद का खेत भी नहीं था कि मैं खेती कर सकूं, क्योंकि पिताजी के इलाज में हमारे सारे खेत बिक चुके थे। दिन पर दिन हमारे घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। मैं काफी परेशान सा रहने लगा कि तभी मुझे याद आया, 3 महीने पहले मेरा एक दोस्त विकास हमारे गांव आया था। असल में विकास हमारे ही गांव का लड़का है, मगर उसे यहाँ कोई काम ना मिलने के कारण वो 2 साल पहले ही गांव छोड़कर चला गया। लेकिन 3 महीने पहले वो जब लौटा तो वो काफी पैसे वाला बनकर आया था और उसने मुझसे कहा भी था कि कभी काम की जरूरत हो तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री में काम लगवा दूंगा। विकास की ये बात याद आते ही मेरा मुरझाया चेहरा एकदम से खिल उठा और मैं सीधे चलकर अपने घर गया। घर पहुंचकर घर वालों को मेरी जाने की बात बताने पर सब लोग एकदम से मायूस हो गए। लेकिन इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। घर वालों को काफी समझाने के बाद मेरे घर वाले मान गए, जिसके बाद मैं उस कागज के चिट्ठे को ढूंढने लगा जिसमें विकास ने अपना पता लिख कर दिया था और उस पते के बिना तो मैं वहां जा भी नहीं सकता। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे वो कागज मिल ही गया जिसमें विकास ने अपना पता लिखा था। उस कागज के मिलने से मुझे इतनी खुशी हुई कि मानो मुझे पहले महीने की पगार मिली हो, जिसके बाद मैं अगले दिन निकलने की तैयारी में लग गया। सारी तैयारी करने के बाद ठीक अगले दिन सुबह 10 बजे वाली बस पकड़कर विकास के बताए गए जगह यानी बालीपुर गांव के लिए चलता बना। बस में चढ़ते वक्त मैंने कंडक्टर से पूछा था कि बालीपुर गांव यहां से कितनी दूर है। इस पर कंडक्टर ने बताया था कि हम शाम के 7 बजे तक बालीपुर पहुंच जाएंगे। बालीपुर गांव से विकास का घर 3 घंटे का रास्ता है, मगर मेरे पास पैसे ना होने के कारण मुझे बालीपुर बस स्टॉप से पैदल ही विकास के घर जाना होगा। इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। खैर, काफी लंबे सफर के बाद रात के 7:30 बजे मैं बालीपुर बस स्टॉप पर उतरा। ठंड का मौसम होने के कारण पूरे बस स्टॉप पर मुझे मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था और न ही उस बस स्टॉप पर कोई बस खड़ी हुई दिख रही थी। मैंने जब एक बार अपनी नजर इधर उधर घुमाई तो मुझे पूरे बस स्टॉप पर एक चाय की दुकान ही खुला हुआ दिखा। तो मैं चलकर उस चाय की दुकान पर गया और उस चाय के दुकान वाले को पते का कागज दिखाते हुए कहा, भाई साहब, मुझे इस जगह पर जाना है, तो मैं किधर से जाऊं? जिसके बाद उस चाय वाले ने कागज पर लिखे पते को देखा और अपने हाथ को एक रास्ते की तरफ दिखाता हुआ बोला,
ये रास्ता पकड़कर सीधे चले जाइए। उस आदमी के दिखाए गए रास्ते की ओर जब मैंने अपनी निगाहें घुमाई तो वो एक कच्चा रास्ता था जिसके दोनों ओर लंबे लंबे पेड़ थे। खैर मैं डरता तो था नहीं, जिस वजह से मैं उस चाय वाले के बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। वो रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। रोशनी का एकमात्र जरिया जो चांद की रोशनी थी वो भी रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ों के कारण रास्ते तक सही से पहुंच नहीं पा रही थी। कोहरा तो पूरे इलाके में इतना फैला हुआ था कि पूरा माहौल कोहरे के कारण धुंधला धुंधला सा पड़ गया था। बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस रास्ते को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे आवाज आई, रुको बेटा। उस आवाज को सुनकर मैंने जब अपनी निगाहें उस आवाज की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि रास्ते के एक किनारे पर अंधेरे में चादर ओढ़कर एक बूढ़ा आदमी दुबक कर बैठा हुआ है। उस बुजुर्ग आदमी को देखकर मैं एकदम से रुक गया और मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, क्या बात है बाबा? इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा रात के वक्त इस रास्ते से मत जाओ, ये रास्ता ठीक नहीं है। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर मैं अभी नहीं गया तो हो सकता है विकास कल सुबह काम पर चला जाए, फिर मैं उसे कैसे ढूंढूंगा। अपने मन में ये सोचते ही मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, बाबा मुझे जाना ही होगा, मेरी परेशानी बहुत बड़ी है। तो इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा मौत से भी बड़ी परेशानी होती है। ठीक है तुम जा रहे हो तो जाओ, मगर संभल कर जाना। जिसके बाद मैं वापस से उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से सुनसान होने के कारण जंगल से आ रही शियारों की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, जिस कारण मैं अपने कदमों को दबा दबा कर चल रहा था ताकि मेरे चलने की आवाज से जंगली जानवर मुझ पर हमला ना कर दे। इसी तरह 1.5 घंटे पैदल चलने के बाद मैंने लगभग आधा सफर पूरा कर लिया, मगर काफी समय से पैदल चलने की वजह से मैं अब काफी थक गया था। लेकिन फिर भी मैं अपनी किस्मत को कोसता हुआ आगे बढ़ता ही रहा कि तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच काफी सारे बच्चे दिखे जो आपस में खेल रहे थे। तो इतनी रात गए जंगली इलाके में इतने सारे बच्चों को देखकर मैं एकदम से हैरान हो गया कि भला ये बच्चे यहाँ पर कर क्या रहे हैं। यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है। खैर जो भी हो, उन बच्चों को देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली कि इनसे पूछकर अब ये तो पता चल जाएगा कि मुझे और कितना चलना पड़ेगा। ये सोचकर मैं चलता हुआ उन बच्चों के करीब गया। तो उन बच्चों के करीब जाते ही मैंने एक बात पर गौर किया कि इतने सारे बच्चों में से किसी ने भी कोई कपड़ा नहीं पहना है। तो क्या इन्हें ठंड नहीं लग रही? अभी मैं उन बच्चों को देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर उन बच्चों के बगल में बैठी एक औरत पर गई। तो उस औरत को देखकर मैंने सोचा कि आगे का पता उन बच्चों से ना पूछकर उस औरत से पूछ लेता हूँ। इतना सोचकर मैं उस औरत के करीब गया। तो उस औरत के करीब जाते ही मैंने जब उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि उस औरत की शक्ल पूरी तरह से जली हुई थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये औरत चुड़ैल है। अभी मैं डर कर कांप ही रहा था कि तभी वहां मौजूद सभी बच्चों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अब उन सारे बच्चों का चेहरा भी पूरी तरह से बदल चुका था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये सभी भूत हैं और अब मैं नहीं बचूंगा। कि तभी उस चुड़ैल ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया।
अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी पता नहीं कहां से वहां पर मेरा दोस्त विकास आ गया। तो विकास के आते ही वहां मौजूद सारे भूत एकदम से गायब हो गए, जिसके बाद विकास मुझे अपने साथ अपने घर ले आया। घर पहुंचकर मैंने विकास से कहा, अरे विकास, तुझे कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूँ? इस पर विकास ने कहा, मुझे सब पता है, तू ये बता गांव में मेरे माँ और बाबा कैसे हैं? इस पर मैंने अपने और उसके दोनों के घरों का हाल समाचार बताया। अपने घर का हाल समाचार सुनकर विकास एकदम से रोने लगा, जिस पर मैंने विकास से कहा, क्या हुआ विकास, रो क्यों रहा है तू? कुछ दिनों के बाद चले जाना गांव माँ बाबा से मिलने। इस पर विकास ने कहा, अब मैं कभी नहीं जा सकता यार। मेरे पूछने पर विकास ने बताना शुरू किया। आज से 1 महीना पहले मैं काम से जब घर लौट रहा था तो रास्ते पर एक बड़ी सी गाड़ी के चपेट में आकर मेरी मौत हो गई। ये बोलकर विकास जोर जोर से रोने लगा। पहले पहले तो मुझे लगा कि विकास मजाक कर रहा है, फिर जब मेरी नज़र उसके पैरों पर गई तो उसके पैर देखकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि सच में विकास के पैर उल्टे थे। आगे विकास ने कहा, कल सुबह गांव वापस लौट जाना और मेरे मरने की बात मेरे घर वालों को बता देना। इतना बोलकर विकास की आत्मा हवा में धुआं हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।